हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी कवर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इन्वायरमेंट में लेक्चर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट किया है, इन विच वी हैव कवर्ड क्लाइमेट चेंज टॉपिक एंड पॉल्यूशन। एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरी बायोडाइवर्सिटी की जितनी भी बेसिक्स पार्ट थी, उन बेसिक पार्ट्स को हमने बायोडाइवर्सिटी की बिल्कुल कंप्लीट की थी। आज हमें इन सारी टॉपिक को कवर करनी है। दैट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, अपडेटेड रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज। हमने यहीं पे अपनी प्रीवियस लेक्चर को एंड किया था, तो यहाँ से ये स्टार्ट होगी। ये सब सारी टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, दीज मेनी टॉपिक्स, फॉरेस्ट, वेटलैंड्स एंड कोस्टल लैंड्स एंड ओशियंस, एंड लास्टली यहाँ पे आज अपनी लेक्चर को एंड करेंगे। आज के लेक्चर के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है। आज की लेक्चर थोड़ी सी लंबी होगी। उसके बाद हमने जो प्रीवियस क्लास में अपने बेसिक्स को पढ़ा था, लाइक दीज मेनी टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस क्लास, उसमें कुछ अपडेशन है जो कि करंट अफेयर्स में अपडेट हुई है। तो हम थोड़ी सी अपने प्रीवियस लेक्चर में जाके उसे थोड़ी सी अपडेट करेंगे। 2 मिनट की कहानी यहाँ पे होगी। फिर आज हम अपनी लेक्चर्स को जहाँ से हमने देखा था 49 मीन्स यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग। हालांकि यहाँ से स्टार्ट करना था, कवर पूरा करेंगे हम लोग आज। बट एक जो बहुत डिटेल्ड में कंसेप्चुअल टॉपिक थी बायोडाइवर्सिटी में, हमने मेजर ऑल इन्वायरमेंट के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थी उसे हमने कवर कर लिया है। बट एक बहुत डिटेल्ड में जिसकी डिस्कशन हमें चाहिए, तो हम लोग रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड के बारे में थोड़ा समझेंगे। हमेशा ये न्यूज़ में भी रहता है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। दैट्स वाई फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे रामसर कन्वेंशन से, बिकॉज हियर आई हैव नीड योर अटेंशंस एंड दिस इज़ वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक है। सो आपको PT 365 में डायरेक्ट जानी है पेज नंबर 79 से 81 पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। और अपेंडिक्स बिल्कुल लास्ट में, PT 365 के लास्ट में भी रामसर कन्वेंशन के बारे में है, तो आप वहाँ पे भी अपेंडिक्स में चले जाएंगे। वहाँ पे लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स है विच आर इंक्लूडेड इन द रिसेंट ईयर्स। एंड उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे कम बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, पेज नंबर 49। फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे डिस्कशन, तो कंप्लीट एंड करेंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं कि ये जो कुछ अपडेशन है, इस अपडेशन को देख लेते हैं। 2 मिनट की कहानी है। देखो, सबसे पहला अपडेट क्या है कि जब हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ा था, तो उसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मेजर हमने 3 पार्ट डिस्कस किया था। और कई सारे इसमें कम्युनिटी रिजर्व्स भी होते हैं ये जो कंजर्वेशन में, बट मेजर यही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें से ये दोनों जो था ये नेशनली डिटरमाइंड होता है। कैसे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970 थ्रू। इसके पीछे की जो पूरी स्टोरी थी वो सारी स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ। कैसे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वहाँ गई, उसके बाद आने के बाद जो है वो सारी की सारी चीज़ की ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्मेशन करती है। बायोस्फीयर रिजर्व इंटरनेशनली डिटरमाइंड किया जाता है। कैसे डिटरमाइंड होता है इसकी भी पूरी कहानी हमने समझा था कि यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी आपको यूनेस्को ने 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लॉन्च किया, और इसके तहत जो है उसने बायोस्फीयर रिजर्व का जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले नेशनल गवर्नमेंट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, कोई भी रीजन को, एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करते हैं, और डिक्लेयर करने के बाद इसको भेज देते हैं यूनेस्को के पास। यदि यूनेस्को इसे रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ चलो ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो उसे दर्जा मिलता है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। पिछली क्लास में हमने देखा था क्या, इसकी संख्या मतलब टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितनी है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से कि 9 को मैंने बोला था क्या, इसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला है। बट यह संख्या में थोड़ी परिवर्तन हुई है, चेंज हुई है, बिकॉज मेरे पास ओल्ड नोट्स थी तो मैंने यहाँ पे 9 रखा था। बट रिसेंट में जब मैंने देखा तो चेंजेस है, तो उसकी संख्या जो है, जो कि PT 365 बेस की बात करता है, 13 हो चुकी है। 13 आउट ऑफ 18 मतलब टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है, उसमें से 13 बायोस्फीयर रिजर्व जो है पार्ट है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का। एक अपडेशन तो बहुत आसान था, बहुत सिंपल सा एक फैक्चुअल था। थोड़ी सी कंसेप्चुअल अपडेशन यहाँ पे है। जब हमने उसके बाद पढ़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में,
तो हमने बात किया था ये सारी स्टोरी 1972 यूएनईपी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अटेंडेड दिस सेशन आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर दे इनिशिएटेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमने कुछ शेड्यूल्ड बनाया था फ्रॉम शेड्यूल्ड 1 टू शेड्यूल्ड 6, जिसके तहत हम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन निर्धारित कर रहे थे। मतलब क्या कि यदि किसी एनिमल को हमने बात किया था शेड्यूल्ड 1 में होगा तो उसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जाएगा, और शेड्यूल्ड मान लो 3-4 में है तो वो लिस्ट प्रोटेक्शन में आएगा। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओ वैसे प्रोटेक्शन लेवल बढ़ते चले जाएगा, सिक्योरिटी लेवल उसके लिए बढ़ते चले जाएगा। ऐसा सोचो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पे आम आदमी है, मतलब प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट होती है। इस तरीके से हम एनालॉजी ले सकते हैं। इस शेड्यूल्ड में पूरी की पूरी शेड्यूल्ड में परिवर्तन आई है, बिल्कुल का बिल्कुल ये चेंज हो चुका है। तो न्यू लिस्ट में हालांकि ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले तो जहाँ भी आप नोट्स बनाए हैं आप शेड्यूल्ड 5 को कट कर दीजिए, बिल्कुल इसे उड़ा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया। क्या था शेड्यूल्ड 5? शेड्यूल्ड 5 बात कर रहा था क्या, जो भी ऐसे जो वर्मीन एनिमल्स हैं, वर्मीन वो मतलब क्या, जो आपके जैसे मान लो फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है, जैसे चूहा, रैट हो गया, माइस हो गया, क्रॉ हो गया, फ्रूट बैट हो गया, ये सब क्या करता है कि प्लांट का जो सैपलिंग्स होता है उसे उखाड़ के फेंक दिया, तो कहीं मान लो पूरा का पूरा फसल को काट के ख़त्म कर दिया, जो चूहा वगैरह करता है। तो इसे भी हमने शेड्यूल्ड 5 में रखा था कि, और इसमें था कि शेड्यूल्ड 5 में आप इसे किल कर सकते हैं। अभी रिसेंट अपडेशन में बोला कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू का लंबा लिस्ट मत करो। मेरे ख्याल से सही भी है, फालतू के ये स्टूडेंट पे इसी बर्डन पड़ता है कि ज़रूरत क्या है, जब जिस चीज़ की हमें प्रोटेक्शन नहीं करनी है, हम प्रोटेक्शन मेजरमेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ को डिलीट कर दिया गया। तो एक चलिए, एक तो ख़त्म हो गई कहानी। एक आपने देखा था शेड्यूल्ड 1 से 6 तक में ओनली शेड्यूल्ड 6 ही था जो प्लांट की बात करता था, प्लांट जो कि जिसकी की प्रोटेक्शन करनी है। तो शेड्यूल्ड 6 की कहानी को शिफ्ट कर दिया गया शेड्यूल्ड 3 में, बहुत आसानी से कर दिया गया है। देखो टोटल अभी हमारे पास अब रिसेंट अपडेशन के अकॉर्डिंग 4 ही शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड 1, 2, 3, 4। पहला और दूसरा एनिमल के लिए है। किसके लिए है? एनिमल्स के लिए है। शेड्यूल 3 को कर दिया प्लांट स्पीसीज के लिए, मतलब जो पहले आपने 6 नंबर में पढ़ा था प्लांट स्पीसीज के लिए, उसे कर दिया शेड्यूल 3 में। S1 S2 ओनली एनिमल के लिए। कितना आसान है, याद रखने में बहुत आसानी होगी। मान लो जैसे कि टाइगर है, जिसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, चीता है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आप खुद बताओ आप कहाँ रखोगे? एग्जाम में ट्रिक भी लगाओगे, तुक्का भी लगाओगे, पता चल जाएगा वो शेड्यूल्ड 1 में होगा। जैसे मान लो जिसको लिस्ट है, हमें मान लो जैसे फॉक्स है, लंगूर है, उसकी ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं ज़रूरत है बिकॉज उसकी पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी संख्या में है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे शेड्यूल 2 में रखेंगे। तो ये तो हम लोग अब गैस वर्क करके भी 1, 2 के बारे में तो बता देंगे। कोई भी एनिमल देखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा एनालिजी लगाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो शेड्यूल 1, 2 में एनिमल्स के बारे में बात कर रहा है, और शेड्यूल 3 में प्लांट स्पीसीज के बारे में बात कर रहा है। और बहुत इंटरेस्टिंगली शेड्यूल्ड 4 को जो है ना साइट्स के साथ कॉम्प्लाई कर दिया गया है। साइट्स क्या था, फिर से थोड़ी सी अपने आप के माइंड में जोड़ डालिए, अपने माइंड में, और बात कीजिए। हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ रहे थे तो साइट्स साइट्स का इन्फ्लुएंस कहाँ से लाया था? एक IUCN बॉडी थी, यूनाइटेड नेशन के पैरेलली में उस समय वर्क कर रही थी 1948 में, जो कि इन्वायरमेंट के लिए वर्क कर रही थी। IUCN की मीटिंग होती है 1963 केनिया में, और इस जगह पे साइट्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशंस निकल के सामने आती है। और ज़रूरी भी था, हमने उससे बात किया था, यदि किसी एनिमल्स की स्पीसीज़ की आपको यदि प्रोटेक्शन करनी है तो उसके ट्रेड पे तो रोक लगाना होगा। इसलिए साइट्स में बस ये टी पे आपको ध्यान लगाना है, टी फॉर ट्रेड। यदि इलीगल ट्रेड होते रहेगा इंडिया से, मान लो कि हाँ इंडिया में बैन है, मान लो कि टस्कर हाथी के दांत को मान लो कोई मार भी दे तो उसे बेच नहीं पाएगा बिकॉज वो क्राइम है। लेकिन सपोज दैट यदि उसकी जो है क्या ट्रेड ही नहीं रुकती तो आराम से आदमी कहीं जंगल में मारता, धीरे धीरे सप्लाई करके म्यांमार बॉर्डर से करके उधर जाके बेच देता। तो दैट्स वाई आपको ट्रेड को रेगुलेट करना होगा यदि प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल चाहिए या स्पीसीज चाहिए तो हमने साइट्स बनाया। तो साइट्स जब हमने बनाया तो साइट्स क्या पढ़ाना था मुझे, मैं भूल गया, वेट अ सेकेंड। साइट्स क्या, हाँ, तो साइट्स से कॉम्प्लाई किया। तो साइट्स क्या करता है, तो साइट्स जो है क्या वो अपेंडिक्स बनाता है। ये भी जस्ट लाइक डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। मतलब साइट्स जिस भी बॉडी, जिस भी स्पीसीज को अपने लिस्ट में रखता हो, जिस भी स्पीसीज को लिस्ट में रखता हो, मान लो उसके पास 10 एनिमल्स,
इस 10 एनिमल्स को अपने लिस्ट में रखा है, डिपेंड नहीं कर रहा है अपेंडिक्स 1 में है, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3 में है। यदि साइट्स के लिस्ट में कोई भी एनिमल होगा तो अपना जो है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वह एक्ट क्या करेगा, उसमें से डाल देगा। बस इस लिस्ट में इसका काम ही यही है कि साइट्स के कुछ भी चीज़ जो साइट्स प्रोटेक्ट करता है वो बोलेगा इंडिया कि चलो हम इस लिस्ट में डाल देते हैं, है ना। यही शेड्यूल 4 है, बहुत आसान हो चुका है, पहले से काफ़ी आसान। शेड्यूल 1 to 4 एनिमल, शेड्यूल 3 इसका डेमो जैसे मान लो ये देखो, ये है डॉक्यूमेंट ऑफ PT 365 जहाँ पे की बात करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022, इसमें अमेंडमेंट हुई है। बाकी डिटेल में हम लोग जब आएगी अपनी हमारी क्रोनोलॉजी में लेक्चर्स में देखेंगे। हमें अभी बस ये समझना था कि ये रेशनलाइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड किया गया, नंबर 6 से घटा के से 4 किया गया, रिड्यूसिंग नंबर 4, इसमें से 4 इस तरह से शेड्यूल्ड है। नंबर 1 जो बात करता है एनिमल स्पीसीज विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, एनिमल स्पीसीज विथ लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। 3 में डायरेक्ट प्लांट स्पीसीज की बात करता है। 4 में बात करता है स्पेसिमेन लिस्टेड इन द अपेंडिक्स अंडर साइट्स। तो साइट्स में जो भी इंक्लूडेड है वो हमारे हम लोग अपने शेड्यूल्ड 4 में डाल देंगे। और तो देखो कितना अच्छा भी हो गया ना ये कि हम लोग इसी के बहाने साइट्स के साथ रेगुलेट भी हो गया, लिस्ट भी कम हो गया और हम आसानी से याद भी रख सकते हैं। इसकी हेल्प आपको, आप जब डॉक्यूमेंट PT 365 पढ़ रहेंगे तो उस समय आपको लगा होगा क्या ना कि ये चीज़ 2 जगह, जैसे वेट अ सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ डेमो, कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे ये देखो यहाँ पे अब किस तरह से आपको रिमेंबर करनी है। जैसे ये क्या है, लायन है, ठीक है, IUCN स्टेटस हमने पढ़ चुका है, साइट्स के पेन जैसे देखो अब। लेकिन ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कैसे लिखेगा किसी का प्रोटेक्शन, शेड्यूल्ड 1 मतलब क्या हो गया, शेड्यूल्ड 1 मतलब हो गया हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। और यहाँ पे हमने 4 भी साथ साथ लिख दिया। पहले कभी आप आज तक डॉक्यूमेंट में इस तरह से नहीं देखते होंगे। 4 का मतलब क्या है, ये साइट्स का भी इसे प्रोटेक्शन मिल रहा है, दैट मीन्स ये साइट्स का है ना। और शेड्यूल्ड 1 मतलब हाईएस्ट, बहुत आसान हो चुका है, अब इसे याद रखना। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, हमने अपडेशन वाली अपनी सारी कहानी ये डन कर लिया, ये हमारा पार्ट डन हो गया। अब हम लोग सॉरी वी हैव डन अपडेशन पार्ट, दिस वन विल विद द इंफॉर्मेशन ओनली। थर्ड स्टार्ट विद द रामसर कन्वेंशन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रामसर कन्वेंशन। आई रिक्वेस्ट यू कि आप अभी इस समय बहुत डीप अटेंशन दीजिएगा, बिकॉज काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ है, आप एक बार समझ लेंगे काफ़ी मज़ा आएगा। तो लेट्स स्टार्ट रामसर कन्वेंशन। देखो आज मैं रामसर कन्वेंशन आपको जो है ना बिल्कुल एक उल्टे स्टाइल से पढ़ाऊंगा। पहले हम लोग यूपीएससी के आपसे 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यूपीएससी का ये तीनों क्वेश्चंस है और यह तीनों क्वेश्चन ही आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग दे देगा, इसके बाद फिर कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और उसके बाद डेफिनेशन भी आपको बताएंगे कि क्या होता है रामसर। लेकिन आज बिल्कुल एक इनोवेटिव वे से आपको ये टॉपिक को कवर करवाएंगे। देखिए हमारे पास जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, मतलब जो ज़मीन पे जितने पेड़ पौधे जानवर जीव जंतु रहते हैं, उसी तरीके से कुछ हमारा एक इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम भी होता है, जिसको पानी में जन्म चलता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम जैसे मान लो समुद्र है, समुद्र के अंदर कई सारे प्लांट स्पीसीज भी हैं, फाइटोप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन है, उसके बाद जो है आपको उससे पूरी इकोसिस्टम वहाँ पे भी डेवलप्ड है। जैसे पॉन्ड एक तरह का इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। इस एक्वेटिक इकोसिस्टम का एक पार्ट है वेटलैंड। आप बोलिएगा व्हाट इज़ वेटलैंड, हम लोग बताते हैं अभी आपको वेटलैंड क्या होता है। अभी समझने के लिए सब समझो, गीला भूमि जहाँ पे कि मार्सी लैंड है, कीचड़ वाला भूमि है, पानी है, दैट इज नोन एज वेटलैंड। तो वेटलैंड की इतनी ज़्यादा भूमिका है, मतलब इन्वायरमेंट हर्ट, मतलब ये अर्थ का हर्ट कहा जाता है वेटलैंड, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे भी अभी आपको बताते हैं, पहले मुझे लेकिन सिस्टमेटिक वे में पढ़ाने दीजिए। तो अभी समझिए वेटलैंड मतलब गीला भूमि होता है और उसकी ग्रेट 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 इंपॉर्टेंस है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। जब ग्रेट इंपॉर्टेंस है तो उसकी प्रोटेक्शन जरूरी है। ऑब्वियसली प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यदि आप वेटलैंड की प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो हाल हो जाएगा जो आज दिल्ली, केप टाउन जैसे शहर फेस कर रहा है। मतलब क्या, वाटर टेबल आपकी ख़त्म हो जाएगी, पानी के लिए आपको दूसरे स्टेट पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और ऐसा ज़रूर होगा मंथ में 2-3 दिन कि आपके पास पीने के लिए पानी भी नहीं होगा। पीने के लिए तो छोड़िए, आपके किसी काम के लिए पानी ही नहीं होगा, बिकॉज आपने वेटलैंड को कंजर्व यदि नहीं करेंगे। मान लो दिल्ली में जैसे एग्जांपल मैं अक्सर बोलता हूँ कि बहुत सारे यहाँ पे पहले पॉन्ड्स हुआ करते थे, 50,000 प्लस पॉन्ड इटसेल्फ छोटी सी दिल्ली में हुआ करते थे।
आज एक भी पॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब है वाटर क्या हो रहा है, रिसाइकल होकर ग्राउंड में नहीं जा रहा है। मतलब जिस बैंक से मान लो आपसे पैसा निकाल रहे हो उसमें डाल नहीं रहे हो तो क्या होगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। सेम कहानी दिल्ली की हुई है। यहाँ की वाटर टेबल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है बिकॉज हमने इतनी पानी निकाला और वाटर को रिप्लेनिश करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है। सारे पानी जब मान लो बारिश भी होती है सभी गटर के थ्रू वो फिर रिवर में जाके ओशन में चली जाती है। तो दैट इज़ द ह्यूज प्रॉब्लम। सो इन सभी तरह का बेनिफिट जो है, मतलब वो वाटर को रिस्टोर करना हो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना हो, सभी में वेटलैंड काफ़ी यूज़फुल होता है। वेटलैंड की प्रोटेक्शन हम 2 लेवल पे करते हैं। ये सारी चीज़ जो है हम लोग बहुत सिस्टमेटिक वे में अभी आपको नीचे पढ़ाएंगे, दिखाएंगे कि वेटलैंड कितने तरह की होती है, क्या क्या ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है आपको, कितनी सारी बेनिफिट्स है, इंटायर थिंग देखेंगे। सो डोंट वरी कि आपको बस अभी सिर्फ सुनना है, स्टोरी सुनना है। तो इसकी प्रोटेक्शन काफ़ी ज़रूरी है। नेशनल लेवल पे हम लोग वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 प्रोविज़न किया है। कोस्टल रेगुलेशन जोन, CRZ जिसे काफ़ी फेमस है, CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन, और वेटलैंड मैनेजमेंट रूल 2017, ये हम लोग देखेंगे बाद में। आज हमारी डिटेल में हमारी बात करनी है हमें इंटरनेशनली जो मेजरमेंट्स है वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज़ नोन एज रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन 6 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके काम करता है। These 6 organizations are BirdLife International, IUCN, International Water Management Institute, Wetland International, World Wide Fund International, Wildfall and Wetland Trust। ये सभी आपको देख के लग रहा होगा, सब में कुछ ना कुछ जो है ना, कुछ ये तो प्योर इन्वायरमेंट का है और उसके बाद वाटर, वेटलैंड, इस तरीके से बर्ड। तो आपको लगे ये जो है सभी कहानी बात कर रहा है मार्सी लैंड की, जो जस्ट लाइक देखो ये एक ऐसी इकोसिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं वेटलैंड ना, कि जब देखो एक होता है क्या, आप जब इस तरीके से मान लो ये माउंटेन है, ये प्लेन एरिया है, उसके बाद यहाँ पे मान लो समुद्र है, मतलब वाटर बॉडीज कोई भी है और ये लैंड एरिया है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। और तो ये जो रीज़न होता है ना, जहाँ पे कि एक्वेटिक भी मान लो इधर से पानी वाला जगह मिल रहा है, इधर से लैंड एरिया है, दैट एरिया जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी रिच एरिया होता है। बिकॉज इधर के ऑर्गेनिज्म भी अपने इधर इस साइड में आएगा, जब मान लो इधर से कुछ डेंजर होगा, कोई आपको वेव आएगा, और यहाँ के एनिमल्स भी जाएंगे पानी पीने के लिए, इसके पास पूरी की पूरी अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी है, वाटर है, दैट मीन्स एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, और इस रीजन पे जो है काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी होता है। दैट्स वाई प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड इज़ वेरी वेरी यूनिक, जो है क्या जरूरी, बहुत ज़रूरी है इसकी। अब आप रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड हम लोग अभी बिना पढ़े हुए 3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे रामसर कन्वेंशन। कहता है क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम यूपीएससी प्रीवियस ईयर। कहता है क्या, ओनली नेचुरल लेक्स आर क्लासिफाइड एज वेटलैंड अंडर रामसर। सेकेंड स्टेटमेंट है, रिवर्स आर नॉट क्लासिफाइड एज वेटलैंड ड्यू टू लोटिक इकोसिस्टम। लोटिक मतलब क्या होता है, क्या वो पानी हमेशा मूव करते रहती है, दैट्स वाई रिवर्स पार्ट नहीं हो सकता है वेटलैंड का। कहता है आफ्टर आइडेंटिफिकेशन रामसर कन्वेंशन एडवाइसेस गवर्नमेंट सर्टेन मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। ये 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ से समझना है हमें रामसर कन्वेंशन को। कहता है क्या ओनली नेचुरल लेक्स आर क्लासिफाइड एज वेटलैंड, बिल्कुल नहीं। नेचुरल लेक्स क्या हो, आर्टिफिशियल लेक्स हो, कुछ भी चीज़ हो, इवन मैन मेड, जो भी चीज़ है, मतलब सिर्फ नेचुरल नहीं होता है, आर्टिफिशियल भी है, तो उसे रामसर का कन्वेंशन का दर्जा दिया जा सकता है। इसका मतलब है स्टेटमेंट 1 गलत है, और स्टेटमेंट 1 यदि गलत है तो आप पहले तो क्या कीजिए, इस ऑप्शन को डिलीट कर दीजिए। हम लोग आंसर तक पहुंच गए, बट अभी फिर हमें समझ नहीं। कहता है रिवर्स आर नॉट क्लासिफाइड बिकॉज क्या है कि वो लोटिक है, ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि रिवर्स को भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं, सम पार्ट ऑफ रिवर्स एज अ वेटलैंड। तो थर्ड इन्फरेंस यहाँ से क्या कहता है, कहता है आफ्टर आइडेंटिफिकेशन रामसर कन्वेंशन एडवाइसेस गवर्नमेंट। जब कोई कंट्री मान लो रामसर कन्वेंशन का मेंबर बन जाता है, पार्ट बन जाता है, तो रामसर कन्वेंशन कहता है एडवाइसेस देता है। बिल्कुल माइंड में ये बात को फिट कर लेनी है, इस पॉइंट से कई बार कितनी क्वेश्चन पूछा है वो उसकी लिमिट नहीं।
रामसर कन्वेंशन का जब आप मेंबर बन जाते हैं, रामसर कन्वेंशन आपको कुछ भी नहीं एडवाइस करता है, नथिंग, नो नथिंग, कुछ भी एडवाइस नहीं करता है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन रामसर कन्वेंशन कुछ आपको नहीं बोलेगा करने के लिए, बस आपको वो। तो इसका मतलब है क्या, ऑप्शन 3 भी गलत हो गया। क्या समझा इसमें से हम इंटरफेरेंस लिया। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत में आर्टिफिशियल लेक्स वगैरह भी आ सकता है, रिवर्स भी आ सकता है, और रामसर कन्वेंशन कुछ भी एडवाइस नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2019 का क्वेश्चन है ये। कहता है अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल दी वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे दो तीन, एक तो पहले बात तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ऑल वेटलैंड्स ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया में 50-60 हज़ार वेटलैंड है, ये बिल्कुल वो मतलब फालतू वाली बात हो गई कि ऑल वेटलैंड्स को कम। पहले बात तो यहीं पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। लेकिन जैसा कि अभी आपको हमने बस एक ट्रिक बोला है, रामसर कन्वेंशन नो नथिंग कुछ भी एडवाइस नहीं करता है, तो यहाँ पे लिखा है मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व। रामसर कन्वेंशन आपको कुछ भी एडवाइस नहीं करता है, तो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 गलत। 1 यदि गलत होता है, दिस रॉन्ग दिस रॉन्ग दिस रॉन्ग, फिर आंसर तक पहुँच गए, बट आंसर अभी पार्ट नहीं है हमारा, हमें स्टेटमेंट समझनी है। सेकेंड कहता है द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010। ये देखो, ये भी मान लो करंट का, मतलब उस समय का करंट का होगा, सॉरी 2019 में है ना, तो ये रूल है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010। बट स्टिल आप इसे नहीं पढ़े हैं, फिर भी क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दिस रूल वेयर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ रामसर। क्या ट्रिक याद रखनी है, रामसर कुछ भी नहीं रिकमेंड करता है, नो नथिंग, दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। The Wetland Conservation Management Rule 2010 also encompasses the drained area or catchment region of wetland as determined by authority। हाँ बिल्कुल सही हो सकता है, लॉजिक सी है कि ड्रेन्ड एरिया है, कैचमेंट एरिया है और वेटलैंड, उसे डिटरमाइंड कौन करेगा, बाय अथॉरिटी के द्वारा डिटरमाइंड किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 था। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन एग्जाम का नहीं है, मैंने इसे फ्रेम किया है ताकि ये और कवर हो जाए। कहता है क्या विच कैन बी क्लासिफाइड एज वेटलैंड, किसे किसे वेटलैंड हम लोग कह सकते हैं। वेटलैंड मैनमेड लेक, इंसान के द्वारा बनाया हुआ लेक, बिल्कुल हो सकता है। नेचुरल लेक भी हो सकता है, कोस्टल एरिया भी हो सकता है। कोस्टल एरिया, ये इंडिया देखो, इंडिया का ये पूरा पार्ट क्या है, कोस्टल एरिया, ये भी हो सकता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो भी हो सकता है वेटलैंड। राइस फील्ड, कोई किसान राइस फील्ड किसी का है, यदि वो सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो इवन अ राइस फील्ड भी क्या हो सकता है, वो वेटलैंड हो सकता है। मार्सी लैंड, कीचड़ वाली भूमि है, वो भी वेटलैंड हो सकता है। ऑल द एबव, मतलब ये सभी जो है मेरा वेटलैंड है। वेटलैंड के बारे में थोड़ी सी एक स्टैटिस्टिक्स, ये इंडिया का मैप है। इस मैप में आप देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये कोस्टल एरिया है इंडिया का, ये जो कि गुजरात से स्टार्ट होता है, फ्रॉम यहाँ से उड़ीसा होते हुए वेस्ट बंगाल तक, यहाँ पे जाके असम त्रिपुरा, इधर भी मतलब पूरा इंडिया का ये कोस्टल एरिया है। तो यदि पूरा इंडिया में आप देखेंगे टोटल कितना वेटलैंड्स है, टोटल 66,000 वेटलैंड्स इंडिया में। कितनी, 66,000 प्लस जो है वेटलैंड्स इन इंडिया में। यह वेटलैंड को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है कोस्टल वेटलैंड, मान लो यहाँ पे वेटलैंड है, यहाँ पे रिवर कोई आ रहा है, जैसे चिल्का लेक है, तो ये सभी वेटलैंड ये रीजन में होगा, तो कोस्टल वेटलैंड हो गया। और कुछ इनलैंड वेटलैंड हो गया, भारत के अंदर वाले पार्ट में वेटलैंड्स हो गया, कोई पोखर, तालाब, झील, मैनमेड कुछ गड्ढा किया हुआ है, मतलब गड्ढा नहीं इन द सेंस कि हाँ इनलैंड वेटलैंड और कोस्टल वेटलैंड। तो दोनों की संख्या यदि आप मेजर करेंगे तो इनलैंड जो वेटलैंड की संख्या है नंबर से, दैट आर ग्रेटर देन कोस्टल वेटलैंड, और गुजरात हैज़ हाईएस्ट एरिया अंडर वेटलैंड। ये कुछ हमारी पार्ट थी जो हमें वेटलैंड्स के रिगार्डिंग समझनी थी। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ वेटलैंड क्या होता है। कहता है वेटलैंड इज एन एरिया ऑफ मार्श, स्टेगनेंट एज वेल एज फ्लोइंग वाटर, वाटर फ्लो कर रहा है। पेटलैंड आर्द्र भूमि, जहाँ पे कि पीटलैंड, फेन, इट कैन बी आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। टेम्परेरी हो सकता है, कुछ समय के लिए ही है, 2-3 साल 10 साल के लिए। एरियाज ऑफ फ्रेश वाटर हो सकता है, ब्रैकिश वाटर हो सकता है,
ग्राउंड वाटर हो सकता है, रिवर, राइस फील्ड एज वेल एज कोस्टल वाटर, ये सभी वेटलैंड की कैटेगरी में आ सकता है। एक चीज़, यदि आप कोस्टल वाटर लेते हैं तो कोस्टल वाटर को आपको जो है 6 मीटर्स डेप्थ से अधिक दूर तक नहीं जाना है, ठीक है ना। जैसे एज फॉर एग्जांपल हमने अभी अच्छा इसी में डायग्राम में देखा था हमने, ये देखो मैप में, मान लो आप ये समुद्र की यहाँ से जब नीचे जाओगे तो क्या होगा कि डीप जो पार्ट है नीचे, वो गहराई यहाँ से इंक्रीज होते रहेगा। तो आपको वेटलैंड कहाँ तक कंसिडर करनी है कि जो नीचे का डेप्थ है लेस देन 6 मीटर होना चाहिए, ठीक है, 6 मीटर होना चाहिए वो चीज़। वेटलैंड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ऊपर आपने देखा, एक इनलैंड वेटलैंड, इंडिया के अंदर का वेटलैंड, एक होता है कोस्टल वेटलैंड। इनलैंड वेटलैंड को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो नेचुरल, एक मैनमेड, इंसान ने जो बनाया। इनलैंड में नेचुरल क्या हो सकता है, लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, ऑक्सबो लेक हो सकता है, ऑक्सबो लेक, होप्सो आपको क्लियर होगा। रिवर अपने ओल्ड स्टेज में ऑक्सबो लेक फॉर्म करती है बिकॉज उसके अंदर ढेर सारा कचरा, डस्ट पार्टिकल्स भर जाता है, डस्ट नॉट कचरा भर जाता है, लोड इतनी कैपेसिटी नहीं रहती है ओल्ड एज में रिवर की, तो सारी चीज़ को जब वो जमा कर देता है तो अपने पाथ को वो बदल लेता है, तो उससे एक ऑक्सबो लेक फॉर्म होता है। वाटर लॉक्ड एरिया कोई है, लो लाइंग एरिया, वाटर लॉक्ड एरिया। सीजनल मतलब क्या, हर जैसे मानसून सीजन पे कहीं पे मान लो बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता हो तो वो भी नेचुरल वेटलैंड के कैटेगरी में आ सकता है। स्वैम्प और मार्शलैंड। मैनमेड क्या बनाता है, रिजर्वायर से बहुत सारे वेटलैंड्स बनते हैं, मान लो कहीं पे डैम बना तो उसके पीछे बहुत सारी वाटर का स्टोरेज हो गया तो वहाँ से भी बन जाएगा वेटलैंड, रिजर्वायर, टैंक, वाटर लॉक्ड एरिया, एस पॉन्ड, ये सभी इनलैंड वेटलैंड है। कोस्टल वेटलैंड क्या है, तो इंडिया के, वेट अ सेकेंड, हाँ, तो कोस्टल वेटलैंड ये पूरी इंडिया है, तो इंडिया का जो है आप ये देखेंगे तो इंडिया के काफ़ी लॉन्ग लाइन कोस्ट एरिया है। तो ये कोस्टल रीजन में कौन कौन किस तरह की वेटलैंड देखने को मिलती है, तो नेचुरल क्या हो जाता है, एस्चुरी हो जाता है, लगून, क्रीक, ये सभी टर्म को मैं अभी एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करूँगा, ऑलरेडी इन्वायरमेंट के लेक्चर है, ज्योग्राफी में कभी इस टर्म को देख लेंगे, आप यदि गूगल कर सकते हैं, एस्चुरी, लगून, क्रीक, बैक वाटर, बे, कोरल रीफ, टाइडल फ्लैट्स, मैंग्रोव्स। और मैनमेड इसमें क्या हो सकता है, साल्ट पेन्स, नमक बनाने के लिए जो हम लोग बनाते हैं, साल्ट पेन्स, एक्वाकल्चर, पैडी फील्ड एंड राइस फील्ड, ये सभी जो है आपको कोस्टल वेटलैंड में आता है। अब समझने की बात है, इंडिया के पास कितनी है, 66,000 वेटलैंड्स है विथ मोर देन इनलैंड और कोस्टल, ये बात हमने डिस्कस कर लिया। इकोसिस्टम सर्विसेज, तो वेटलैंड्स की बेनिफिट क्या है, क्यों इसके कंजर्वेशन के लिए इतनी हम लोग दिमाग लगा रहे हैं, तो ये देखो किस तरह की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड अस फूड, मतलब राइस और फिश हमें प्रोवाइड करती है। वाटर, हेल्प इन रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करके वाटर टेबल में भेजती है। जॉब्स और लाइवलीहुड कई सारे पीपल्स को मिलते हैं, इस पर डाटा भी है PT 365 में, जॉब के रिलेटेड एंड फूड से रिलेटेड, कि कितनी फूड और जॉब हमें प्रोवाइड करती है वेटलैंड, सो दैट विल बी सी इन द PT 365। एंड फाइबर एंड टिम्बर भी हमें प्रोवाइड करती है। सेकेंड है प्रोटेक्टिंग सर्विसेज, ये हमने देखा प्रोविजनिंग सर्विसेज, नाउ प्रोटेक्टिंग सर्विसेज। वेटलैंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फ्लड, साइक्लोन, सुनामी बिकॉज दे स्लो डाउन द स्पीड ऑफ वेव्स, विंड एंड अदर एजेंट्स ऑफ इरोजन। दीज आर देयरफॉर नोन एज लो एनर्जी कोस्ट्स, ठीक है, ये हमें इससे प्रोटेक्ट करता है, जितने भी सुनामी है उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है रेगुलेटिंग सर्विसेज, क्या रेगुलेट करता है, रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, हेल्प इन मेकिंग कोस्ट बीचेज बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, न्यूट्रिएंट साइकिल को मैनेजमेंट करता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटसेट्रा। दे एक्ट एज अ राइपीडियन बफर, राइपीडियन बफर मतलब क्या होता है, मान लो ये एक मेन स्ट्रीम है रिवर का, तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब मान लो रेनी सीजन है, मानसून सीजन है, तो वाटर की लेवल ऊपर तक चली जाएगी, तो ये सारी एरिया जहाँ तक ये इसको कवर करता हो दैट इज़ नोन एज राइपेरियन बफर का भी काम करता है हमारा, तो ये वाला पार्ट वेटलैंड के कैटेगरी में आ जाएगा। एंड लास्ट वन इज कल्चरल सर्विसेज, तो नॉन मटेरियल बेनिफिट्स जो हम लोग गेट करते हैं फ्रॉम इकोसिस्टम, लाइक स्पिरिचुअल, टूरिज्म, रिक्रिएशनल, घूमने जाते हैं वहाँ पे मस्ती करते हैं, दैट इज कल्चरल सर्विसेज भी हमें मिलती है। तो
इतनी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड के लिए पहली बार दुनिया में लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड मीट करते हैं 1971 में, एक साल जस्ट पहले, जब हम लोग यूनाइटेड नेशन की मीटिंग हो रही थी, यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1972, उससे एक साल पहले ईरान के शहर रामसर में, रामसर इज अ सिटी नेम इन द कंट्री ऑफ ईरान, साइन होता है 2 फरवरी 1971। इसलिए 2 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। रामसर कन्वेंशन एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इट वॉज साइंड बिकॉज 64% ऑफ वर्ल्ड्स वेटलैंड हैव बीन डिसअपियर्ड, खत्म हो चुका था, लोगों ने वहाँ पे मिट्टी भर भर के घर बना दिया, तो 64% वेटलैंड खत्म हो रहा था पूरी दुनिया में। तो ऑन साइनिंग द कंट्रीज अंडरटेक 3 कमिटमेंट, कंट्री 3 कमिटमेंट लेता है। क्या कमिटमेंट होता है जिस दिन साइन करना हो आपको, मान लो पहला कमिटमेंट होता है ईच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कंट्रीज विल डेजिग्नेट एटलीस्ट 1 वेटलैंड एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो यह आपको, चूँकि हम जो इसमें से डाल रहे हैं, मतलब रामसर कन्वेंशन जाके मिल रहे हैं, तो वेटलैंड तो इंडिया में 66,000 है, मतलब रामसर कितने को डेजिग्नेट करता है एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, वो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। तो उस दिन आपको एटलीस्ट एक वेटलैंड को बताना पड़ेगा अपनी तरफ से कि ये चलो मेरा इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के लिए है। और इंडिया ने जो रिकमेंड किया था और जो इंडिया का जो फर्स्ट वेटलैंड बना, दैट इज नोन एज चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद कंट्री कमिट करता है कि टू वर्क टुवर्ड्स वाइज यूज, दैट इज सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड, बट कंट्री कैन डू एनीथिंग। ठीक, कंट्री कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसे एक एश्योरेंस दे देगा, एक प्रॉमिस करेगा कि हम इसको सस्टेनेबली यूज करेंगे। और कमिट्स टू कॉपरेट इंटरनेशनल्स ऑन ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स। अब मान लो कोई वेटलैंड है, इंडिया और पाकिस्तान में शेयर हो रहा है इंडस रिवर के लॉन्ग, तो उसमें से क्या करेगा, दोनों गवर्नमेंट मिलके उस पर कॉपरेशंस भी करेगा। जैसे मान लो पेंगोंग शो लेक है, दैट इज़ इंडिया प्लस चाइना के बीच का है, और सुंदरबन है जो कि इंडिया प्लस बांग्लादेश के बीच में। इंडियन सुंदरबन बिकम्स रामसर साइट्स इन फरवरी 2019। बांग्लादेश सुंदरबंस जो भी इसका पार्ट है सुंदरबन का, तो जहाँ पे भी ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड होगी उसमें कॉपरेट करेगा। तो आपने देखा कि कुछ भी उसको एडवाइस नहीं कर रहा है, ओनली एक जगह यहाँ पे क्या करेगा, डेजिग्नेट करना है उस दिन, और ये कि सस्टेनेबल यूज़ करना है। हर कुछ का हमें सस्टेनेबल ही यूज करना चाहिए दुनिया में जो भी चीज़ है, अदरवाइज वो चीज़ एग्जॉस्ट हो जाएगा और ये दैट विल बी डेंजरस फॉर अस। अब बात करते हैं कि क्या है क्वालिफिकेशन, क्या है रामसर साइट्स को, कोई भी साइट जो वेटलैंड है वो से रामसर साइट्स में इंक्लूड हो जाए। तो उसके लिए क्राइटेरिया, टोटल 9 क्राइटेरिया है, दैट विल बी रिमेंबर्ड। ठीक है, उसे आपको रिमेंबर करना होगा। पहला है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेयर, यूनिक, नेचुरल और आर्टिफिशियल वेटलैंड। कोई भी या तो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, रेयर, यूनिक हो, जो कि अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करे, तो उससे पहला क्राइटेरिया वो है। इट सपोर्ट्स वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। इट सपोर्ट द पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज विच आर इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी। ये देखो, ये 9 का 9 क्राइटेरिया पेटे 365 में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं। इट सपोर्ट्स पॉपुलेशन ड्यूरिंग क्रिटिकल स्टेज ऑफ लाइफ और प्रोवाइड्स रिफ्यूज ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, जब हो बहुत ड्रास्टिक कंडीशन हो उस समय क्या करे, ये जो जगह है उसको प्रोटेक्शन दे, तब जाके से ये क्राइटेरिया उसमें वो है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, स्पॉनिंग ग्राउंड, जहाँ पे मतलब क्या कि आप देखते होंगे कि जैसे वेल मछली, वेल हो गया या स्नेल्स हो गया, वो सभी बीचेज पे आके जाके बहुत सारे जो है ना एक मास लेवल पे वो क्या करते हैं, अंडे डालते हैं। तो स्पॉनिंग ग्राउंड भी होनी चाहिए और नर्सरी। रेगुलरली सपोर्ट्स 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करे। रेगुलरली सपोर्ट 1% ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1 स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड्स। 1% ऑफ इंडिविजुअल, मतलब मान लो टोटल 100 है कोई पक्षी, तो उसका से 1% मतलब एक भी पक्षी को कब एटलीस्ट यहाँ पे उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए, जो कौन, वाटर बर्ड्स। एंड इफ़ इट सपोर्ट्स इंडिजीनियस फिशेस, इंडिजीनियस कुछ फिश भी उसमें सपोर्ट होनी चाहिए। इट शुड सपोर्ट सम इम्पोर्टेंट वेटलैंड बेस्ड एनिमल स्पीसीज। यूके के पास
मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स है 170, ये ओल्ड डाटा है, रिसेंट में बढ़ सकता है। और बोलिविया के पास लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर साइट्स। दैट इज कंप्लीटेड आवर बेसिक पार्ट्स ऑफ रामसर कन्वेंशन। अब एक बार PT 365 को भी इसी के साथ कवर कर लेते हैं। रामसर कन्वेंशन में वो क्या बात करता है, वेट अ सेकेंड, कि उसके बाद फिर हम लोग जैसे कि बात प्लान किया था हमने उस तरह से हम लोग चलेंगे वेटलैंड रामसर कन्वेंशन। देखो ये 3.4 पार्ट में था। वेटलैंड्स, कोस्टल लैंड्स एंड ओशियंस में न्यू रामसर साइट्स ऐड हुआ है। और देखो ये इंडिया हैज़ डेजिग्नेटेड 26 न्यू वेटलैंड्स, मतलब 26 और वेटलैंड ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से टोटल वेटलैंड की संख्या इंडिया में हो जाती है 75, और जो कि कवर करता है एन एरिया ऑफ 13,26,677 हेक्टेयर लैंड को। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। 75 रामसर साइट्स है, ये थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। लेकिन हाँ, ये 26 जो ऐड हुआ है इसके बारे में तो जानकारी चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई नाकी नहीं हो सकती है। उसके बाद बात करता है डेजिग्नेशन ऑफ दीज साइट्स वुड हेल्प इन द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड एंड वाइज यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज। वही बात है, कहता है फॉर मोर डिटेल्स ऑन द न्यूली एडेड रामसर साइट्स काइंडली रेफर टू अपेंडिक्स एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाएंगे, सारी लेक्स के बारे में जो भी रामसर साइट्स इंक्लूड हुई है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, उसे आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं व्हाट इज वेटलैंड। वेटलैंड के बारे में बात की हमने, एनी लैंड एरिया दैट इज सैचुरेटेड और फ्लडेड विथ वाटर आइदर सीजनली और परमानेंटली, नो मैटर। As per Ramsar Convention, wetland includes area of marsh, fen, peatland or water, whether it is natural or artificial, permanent है या temporary, no matter, with water that is static or flowing. वाटर रुका हुआ हो या फ्लो कर रहा हो, वो पार्ट क्या हो सकता है, वेटलैंड डेजिग्नेट किया जा सकता है एज अ रामसर साइट्स। फ्रेश वाटर हो या ब्रेकिश वाटर हो या सॉल्टी वाटर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मेरीन वाटर को भी हम इसमें से इंक्लूड कर लेते हैं, बट मेराइन वाटर जब भी आप लेंगे तो 6 मीटर डेप्थ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सभी कंडीशंस, मतलब इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी स्फेयर के अंतर्गत वेटलैंड कवर करता है। दैट्स वाई इंडिया हैज 66 मोर देन 66,000 प्लस वेटलैंड्स। इंडिया हैज ओवर 7 lakhs wetland covering 16 million hectare, that is 4.86% of total geographic area of the country. 7 lakh wetlands covering 60 million hectare, that is 4.86% of total geographical area. In comparison to man-made wetland, natural wetland area is approximately 2 times. मतलब यहाँ से फिर एक डाटा कि नेचुरल वेटलैंड की संख्या ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू मैन मेड वेटलैंड। होगा भी, ऑब्वियस सी बात है, इंसान कितना गड्ढा खोद के वेटलैंड बनाते रहेगा। उसके बाद बात करता है कि रामसर कन्वेंशन के बारे में हमने देख लिया। इंटरनेशनल ट्रीटी एडॉप्टेड इन 1971। क्यों किया गया था, कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड एंड देयर रिसोर्सेज। 172 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज अभी हैं। इंडिया इज ऑल्सो मेंबर, फाउंडिंग मेंबर भी इंडिया था उस समय। अदर इन्फॉर्मेशन, 6 फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर है। जो पार्टनर के बारे में हमने देखा, ये 6 पार्टनर। रामसर साइट्स विच आर पोटेंशियली एट रिस्क, हाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है, इसे आपको ध्यान में रखनी है कि देखो रामसर साइट्स में वैसे साइट्स जो कि अभी खतरे में है, डेंजर में है, उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे जगह को हम लोग जो है मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड में डाल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, कि उसे मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड में पुट कर देते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं वेटलैंड्स का, सिग्निफिकेंस। कार्बन सिंक का बात करता है, कहता है क्या, पीटलैंड अलोन स्टोर ट्वाइस एज मच एज ऑल वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। पीटलैंड अपने आप में इतना कार्बन को सिंक करता है ना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करता है, जितना कि क्या कर रहा है, क्या कि ट्वाइस एज मच एज ऑल दी वर्ल्ड्स फॉरेस्ट करेगा, उससे डबल दुगुना स्पीड में कौन करेगा, पीटलैंड, उससे आपको कार्बन को सिंक करेगा। वेरी बेनिफिशियल इन एट द टाइम ऑफ क्लाइमेट चेंज, जहाँ पे कि ग्लोबल वार्मिंग हम लोग देख रहे हैं। कहता है हैबिटेट फॉर वाइड रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, की रोल इन एनुअल माइग्रेशन पैटर्न। तो वाइड रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, और जो पक्षियों में एक ट्रेडिशन है माइग्रेशन का,
वन पार्ट ऑफ कंट्री टू वन अनदर पार्ट ऑफ कंट्री और वन कंट्री से अनदर कंट्री भी जाती, तो उसके लिए यह एक होम प्रोवाइड करता है जहाँ पे उसे खाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है। दैट्स इज अ है तो हैबिटेट फॉर वाइड रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेचर शॉक एब्जॉर्बर, नेचर का शॉक एब्जॉर्बर होता है। जैसे कैसे, मान लो आप कार जब चलाते हो, कार में जब वो रहता है, आपको कौन सी बैग कहते हैं वो जो खुल जाती है आगे से जब एक्सीडेंट होती है, एयर बैग, हाँ, तो वो एक शॉक एब्जॉर्बर है, आपको चोट लगने से बचाता है। द सेम वे यह शॉक एब्जॉर्बर है एज नेचुरल बैरियर ड्यूरिंग फ्लड, फ्लड के समय एक बैरियर का काम करता है। अभी इसलिए ना थोड़ी सी बारिश होती है, 3 से 4 घंटे बारिश हो जाए तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे शहरों में क्या होता है, पटना भी उस शहर में से आते हैं, जिसमें से कि आपको 3 से 4 घंटे यदि बारिश हो जाए तो पूरी की पूरी लगती फ्लड की सिचुएशन आ जाती है। क्यों? बिकॉज वी डोंट हैव वेटलैंड्स, तो पानी स्टोर कहाँ होगा, जाएगा कहाँ, सभी घर में आपके घुस जाते हैं। तो फ्लड के समय ये बैरियर का काम करता है। टाइडल सर्ज, स्टॉर्म्स, इन सब से प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट कोस्टल इरोजन को बचाता है एंड डिले ऑनसेट ऑफ ड्राउट्स। ठीक है, अभी हम लोग एक दो वीडियो मतलब पार्ट जब देखेंगे, एक तो ये पार्ट यहाँ पे आपको, जैसे कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा यदि लग रहा होगा कैसे ये कोस्टल इरोजन, और ये मान लो तभी हमने बात किया था थोड़ी देर पहले कि सुनामी वगैरह से भी बचाएगा वेटलैंड। तो वेटलैंड है तो वहाँ पे कुछ तो क्या होगा, वहाँ पे इकोसिस्टम डेवलप होगा, कुछ प्लांट डेवलप होगा, और जनरली मैंग्रोव वहाँ पे भी डेवलप काफ़ी अच्छे पार्ट पे होते हैं। तो एक वीडियो आई थिंक मैंने देखा था, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट का वीडियो था, आप गूगल सर्च के देखिएगा, हाउ मैंग्रोव प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सुनामी और एटसेट्रा सी वेव। वो मुश्किल से 1 मिनट की वीडियो है, उसमें ये दिखाता है कि एक बड़े से कंटेनर बॉक्स में है, वो बॉक्स में आप देखेंगे क्या कि जब वो मैंग्रोव, मान लो कोई फॉरेस्ट लगाता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, उसकी कितनी ज़्यादा जो ये सर्जेज होती है, स्टॉर्म सर्जेज, उसे वो कम कर देता है ना। इतनी बेनिफिट, बहुत छोटी सी वीडियो बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। होगा तो मैं भी इफ पॉसिबल मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, अदरवाइज सर्च करके गूगल पे मिल जाएगा। दैट मीन्स ये प्रोटेक्ट करता है हमें। और जब ट्री है या कोई पेड़ पौधे हैं तो वो क्या करते हैं, वो तो सॉइल को अपने आप को जकड़ के रखते ही हैं, दैट मीन्स सॉइल इरोजन से भी बचते हैं। वाटर स्टोरेज का काम करता है, हेल्प सोक रेनफॉल एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर, कई बार हमने इसके बारे में भी बात किया। इंट्रिंसिक एंड कल्चरल एंड रिक्रिएशनल वैल्यू है, क्रिएट लाइवलीहुड करता है इन द सेक्टर्स लाइक फूड, फिशिंग, एक्वाकल्चर, टूरिज्म, किडनी ऑफ लैंडस्केप। हाँ, ये मैंने हर्ट बोला था स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में, लेकिन इसे क्या बोलते हैं, किडनी, जो कि प्यूरिफाइंग का काम करता है। दैट मीन्स प्यूरिफाई वाटर बाय लुकिंग अप पॉल्यूटेंट्स इन देयर सेडिमेंट्स एंड वेजिटेशन। देखो, किडनी ऑफ लैंडस्केप कितनी बड़ी है ना ये। दैट्स वाई ये इतनी हम लोग हमेशा कंसर्न में रहते हैं रामसर साइट्स के प्रिवेंशन के लिए। तो दिस आर द मैटर्स रिगार्डिंग दिस। अब बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें जो है ऐड की गई है ना, तो उसे देखते हैं ज़रा सा कि ये सारे साइट्स को जो है टोटल देखो 75 साइट्स ने विज़न आपको यहाँ पे एक लिस्ट बना के दे दिया है। बट मैंने इसमें एक काम, बस वो काम किया है क्या, जो 25 साइट्स को, जो 75 टोटल साइट्स यहाँ से यहाँ तक में 75 साइट्स टोटल, इतना ही रामसर साइट्स इंडिया की तरफ से इंटरनेशनली वर्ल्ड नेटवर्क में उसमें डिटरमाइंड है। तो जो भी आपको ये दिख रहा होगा हाईलाइटेड कलर, ये वो 25 साइट्स है जो कि अभी रिसेंट में ऐड हुआ है। आपने अभी पढ़ा ना करंट अफेयर्स में, क्या सॉरी टोटल 26 न्यू साइट्स था जो कि ऐड हुआ है। ये टोटल 26 साइट्स यहाँ पे हाईलाइटेड है। ये PDF भी मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो इसमें से जैसे JNK में है, JNK का 2 पार्ट, ये मैपिंग भी यहाँ से आप इसे कंप्लीट करेंगे, चूँकि ये पार्ट में जो अपेंडिक्स में दी गई है वहाँ पे मैप नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस जगह से आपको कवर होगा, एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको पता चल जाएगा किस जगह कौन सी साइट्स है। ये सारे साइट्स, मिजोरम का एक पार्ट है, तो यहाँ ये सभी चीज़ को मैं यहाँ पे सबसे मैक्सिमम तमिलनाडु से 13 जो है ना रामसर साइट्स को डेजिग्नेट किया गया, टोटल 13 है। इसमें से जहाँ पे आपको M दिखेगा दैट मीन्स ये मैन मेड है, और जहाँ पे N दिखेगा दैट इज़ नेचुरल वेटलैंड है। इस वजह से मैन मेड है, ये मैन मेड, ये बाकी ये भी ये नेचुरल है, N मीन्स नेचुरल हो गया, एंड बाकी रेस्ट ऑफ चीज़ ये। तो ये आप इसको लिस्ट को देख लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे। ये PDF में डाल दूंगा टेलीग्राम पे। 9 क्रिटेरिया जो था, ये क्रिटेरिया भी मैंने बोला यहाँ पे दिया हुआ, जो कि क्या क्वालिफिकेशन है किसी को डेजिग्नेट करने के लिए। आप यहाँ से इस 9 क्रिटेरिया को पढ़ लेंगे, हमने डिस्कस कर दिया है। अदर रामसर साइट्स इन जो न्यूज़ में है उसे देख लेते हैं। पहले तो चिलिका लेक,
चिल्का लेक की लोकेशंस उड़ीसा में है, वो यहाँ पे इस रीजन में आपको चिल्का लेक है। क्या कहता है, क्या नंबर ऑफ इरावदी डॉल्फिन्स इन चिल्का लेक हैज़ फॉलन। इरावदी डॉल्फिन जो है चिल्का लेक में डिक्रीज हो रहा है, दैट्स द कंसर्न है। क्या है रीजन? चिल्का लेक कहाँ लोकेट होता है? ईस्ट कोस्ट ऑफ उड़ीसा। चिल्का लेक जो है एशिया की लार्जेस्ट ब्रेकिस वाटर लेक है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा ब्रेकिस वाटर लेक ऑफ इंडिया, एशिया, और सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून ऑफ द वर्ल्ड, है ना, सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून ऑफ द वर्ल्ड। इरावदी डॉल्फिन्स आर कोस्टल डॉल्फिन that are patchily distributed in the near shore waters of South and Southeast Asia। तो इस रीजन का जो साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है पूरा, वहाँ पे वो फैला हुआ है, इंडिया, म्यांमार, साउथ, तो इन सारे रीजन में वो फैला हुआ है। 3 discrete riverine population occurs in the कहाँ मैकोंग, महाकम, आयरवाड़ा रिवर्स ऑफ कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार। ये जो पूरी जो बेल्ट है साउथ ईस्ट एशिया का, उस बेल्ट में ये फैला हुआ है। कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार में ये म्यांमार की रिवर है, ये जो इंडोनेशिया की महाकम है, और कंबोडिया की मैकोंग रिवर। क्या है IUCN स्टेटस? इसको इरावदी डॉल्फिन को IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड। हमेशा इंडेंजर्ड जब आप याद रखते हैं तो आपको ऐसे रखना है, कोई इन्वायरमेंट को बचाओ, C मतलब होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, CR, उसके बाद EN इंडेंजर्ड, VU वल्नरेबल, मतलब क्या है, कोई इन्वायरमेंट को बचाओ। इस तरीके से इस लिस्ट से आप कंपेयर कीजिए तो ये सेकेंड वाले बीच में है, मतलब तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में वो है। नेक्स्ट है सुंदरवन वेटलैंड। कहाँ सुंदरवन वेटलैंड? मैप में यदि देखें तो आप इस रीजन में आपको सुंदरवन वेटलैंड में देखने को मिलेगा, दैट इज द रीजन ऑफ सुंदरवन वेटलैंड। कहाँ गया सुंदरवन वेटलैंड? कहता है कि CAG का एक रिपोर्ट है, CAG ने पॉइंट आउट क्या किया कि डिले इन कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान। तो हुआ क्या था कि सुंदरवन रीजन में कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ, बट उसने क्या किया कि उसने डिले किया कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने से। कंस्ट्रक्शन ऑफ वहाँ क्या हुआ, मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर। आपको पता है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू उड़ीसा, ये सब रीजन हाईली प्रोन टू जो है ना साइक्लोन है, मतलब साल में 1-2 इतना खतरनाक साइक्लोन तो आता ही जो कि कई लोगों की जान ले लेता है। तो उसके लिए मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर बनाया जा रहा था, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे विदाउट क्लियरेंस ऑफ CRZ नॉर्म्स, उस नॉर्म को बिना ध्यान में रखे हुए क्या किया गया, ये कंस्ट्रक्शन बनाया गया। मतलब क्या कर रहा है, एक तरफ से हम इन्वायरमेंट के प्रकोप से बचने के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी इन्वायरमेंट के लिए जो चीज़ बनाया गया उसे ध्यान में नहीं रखा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट CRZs, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट CRZ नॉर्म्स को, कोस्टल रेगुलेशन जोन जिसे कहते हैं, उसे ध्यान में उसे इम्प्लीमेंट कर। CRZ नोटिफिकेशन 2011 क्या करता है, डेजिग्नेट करता है, डेजिग्नेटेड सुंदरवन एज क्रिटिकली वल्नरेबल कोस्टल एरिया। सोचो किस कैटेगरी में से रखा है, क्रिटिकली वल्नरेबल में, बट स्टिल क्या किया गया, उससे जो है क्या क्लियरेंस विदाउट लिए हुए वो चीज़ बना दिया गया। एंड एनी डेवलपमेंट रिक्वायर्स परमिशन ऑफ WBSCZMA, मतलब वेस्ट बंगाल स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से आपको जो है क्या परमिशन लेना होगा। हाउएवर, हालांकि नो परमिशन वाज टेकन बिफोर कंस्ट्रक्शन। गजब हाल है। प्रोजेक्ट रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ, क्या उसके बाद और क्या पॉइंट आउट किया है CAG ने कि ये जो प्रोजेक्ट है इसने डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव रिवराइन चैनल्स एंड नेचुरल हैबिटेट और वाइल्ड लाइफ को भी डिस्ट्रक्शन किया। आप समझ रहे हैं मैंग्रोव जो हमारा जो सुंदरबन का मैंग्रोव्स है कितनी ग्रेट इंपॉर्टेंस है, वो रॉयल बंगाल टाइगर को सपोर्ट करता है, कितनी सारी ऑर्गेनिज्म सपोर्ट करता है, प्लस जो साइक्लोन के थ्रू, साइक्लोन के कारण जो जितनी जो स्टॉर्म होती है उससे प्रोटेक्ट करता है। बट उसके लिए क्या किया गया, उसी मैंग्रोव को भी डिस्ट्रक्ट किया गया और उस नॉर्म को भी नहीं फॉलो किया गया। तो ये कुछ CAG ने रिपोर्ट फाइंडिंग किया। अबाउट सुंदरबन क्या कहता है, इट इज़ लोकेटेड विद इन द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। कहाँ पे है सुंदरबन? दुनिया की सबसे बड़ी मैंग्रोव फॉरेस्ट में है सुंदरबन। डेल्टा ऑफ रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्रा, रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्रा के, ये गंगा यहाँ से आती है, इधर से आपको यहाँ से ब्रह्मपुत्रा आती है, इस दोनों के कॉन्फ्लुएंस पे ये वेटलैंड है।
इट इज़ होम टू सुंदरबन टाइगर, जिसे कि रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं, अ नंबर ऑफ अदर रेयर एंड थ्रेटेंड स्पेसीज सच एज इरावदी डॉल्फिन, फिशिंग कैट भी यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल, ये दोनों आपस में रिलेटेड ही है, उसी चीज़ को फिर से अलग से पॉइंट बना के डिस्कस किया है, नहीं पता क्यों फालतू का टाइम मिला भीषण को इस पॉइंट को लिखने के लिए। कहता है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पॉइंटेड आउट लैक ऑफ इफेक्टिव एक्शन बाय, मतलब इसके द्वारा, अभी देखो इस पॉइंट से एक बना दिया कि वेस्ट बंगाल ये जो था ना, ये इसने क्या किया, लैक ऑफ इफेक्टिव एक्शन इसने किया। हाँ तो पता ही है, ऊपर से क्लियर हो ही गया और बाकी कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। लोकटक लेक ये एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने एक पिक्चर डाला है, आप इसे ध्यान से देखिए। लोकटक लेक मणिपुर में है और इसी लोकटक लेक में जो सबसे फेमस है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ध्यान से रट लीजिए इसे, इसकी इम्पोर्टेंस ये है ना, दुनिया की एकमात्र, पूरी दुनिया की एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। मतलब फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, हाँ सर, वहाँ पे नेशनल पार्क भी तैरते हैं और जो घर होते हैं वो भी तैर जाते हैं, बिकॉज वो जिस तरह की चीज़ों पे बैठी हुई फुमडीज उसे कहते हैं, वो हमेशा फ्लोटिंग रहती, बट आपको फील नहीं होगा वो फ्लोट हो रहा है। तो देखते हैं क्या है न्यूज़ है। तो लोकटक लेक के बारे में न्यूज़ है। कहता द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑर्गेनाइजिंग अ फ्लोटिंग फोटो एग्जीबिशन एट लोकटक लेक मणिपुर, है ना। एक एग्जीबिशन, कौन सा, फ्लोटिंग फोटो एग्जीबिशन हो रहा है। लोकटक लेक सिचुएटेड इन द वैली नियर इम्फाल, इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। वहाँ पे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। लोकटक लेक क्या है, नॉर्थ ईस्ट का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। होस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फ्लोटिंग आइसलैंड, इसमें जो है आपको ढेर सारी, अच्छा यहाँ पे मैंने पिक्चर डाला है, इस तरह का देखो ये होता है कि ये जो है ना, ये फ्लोट करते रहता है और इसी पे कई सारे ये झील हैं, ये तो ये फ्लोट करते रहता है। तो इसमें जितने सारे जो आपको आइलैंड्स हैं इसे कहते हैं फ्लोटिंग आइलैंड्स, और उसका नाम है वहाँ के लोकल टर्म में फुमडीज। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान में रखना है। फुमडीज मतलब कि फ्लोटिंग आइसलैंड इज कॉल्ड फुमडीज। ये सभी देखो आइसलैंड की तरह लग रहा है, ये सभी फ्लोट करते हैं विद द मल्टीपल प्लांट स्पेसीज है। एंड यहीं पे आपको है क्या है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। लास्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ यहाँ पे संगाई डियर का था ये, जो कि एन इंडेंजर्ड स्पेसीज है एंड ऑल्सो नॉन एज डांसिंग डियर। इसके बारे में एक स्पेशली आर्टिकल ही है संगाई डियर के बारे में। क्यों कहते हैं डांसिंग डियर ना इसे, बिकॉज कभी यहाँ पे इससे उछल के यहाँ गया, इधर गया तो लगता है कि वो डांस कर रहा है। इसके बारे में डिटेल में आर्टिकल है नीचे, हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे। अदर स्पेसीज ऑफ लोकटक लेक को है क्या है, हॉग डियर, ऑटर, अ होस्ट ऑफ वाटर फॉल्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स, बिकॉज वाटर बॉडीज हैं तो माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। उसके बाद बात है यहाँ पे आइसलैंड प्रोटेक्शन जोन। तो ये हमारा जो था अभी तक में, हमने अपनी जो रामसर कन्वेंशन और जो वेटलैंड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ थी हमने कवर किया। एंड जैसा कि हमने आपको बताया था, अब अपने हम लेक्चर के इस इतने टॉपिक को कवर कर लिया। हमारा जो ये सारी चीज़ें थी हमने इसे डिस्कस कर लिया। नाउ अब हम लोग कम बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट। आप आ जाइए पेज नंबर 49 पे। स्टार्टिंग पॉइंट से 2 मिनट की ब्रेक ले लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे और अब जो है क्या उसे फिर लास्ट तक कंप्लीट करेंगे इसे।